इस क्वेश्चन में दिए 1550 मीटर लंबा एक ट्रक 106 किलोमीटर घंटा की गति से चल रहा है। 76 किलोमीटर घंटा की गति से उसी दिशा में चलने वाली 1450 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे। तो यहाँ सेम डायरेक्शन में दिए हैं तो 1550 प्लस 1450 कितना हो गया, 3000 हो गया हमारा। टोटल दूरी हो गई हमारी 3000 मीटर। 3000 मीटर टोटल दूरी हो गई और सापेक्ष गति में चल रहा है तो 106 में 76 चले जाएंगे तो हमारा आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कराएंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। 30 से 30 कैंसिल, 5 दूनी 10, 20, 18 दूनी 36, 360 सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके का ये भी सवाल है। इसमें 1600 मीटर ट्रक है तो 1600 प्लस 1500 मीटर हो गया 3100 मीटर। और सेम डायरेक्शन में है तो 82 किलोमीटर घंटा से चल रही है और 112 किलोमीटर घंटा से ट्रक चल रहा है तो 112 में 82 चले जाएंगे। तो जब 112 में 82 जाएंगे तो 0 0 11 में 8 गए 3 तो 3100 बटे 30 गुणे 18 और 5 तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 6 का 18 और 5 6 का 30 और 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 6 36, 1 37, 372 आंसर इसका सेकंड में आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। इस सवाल में दिए एक रेलगाड़ी करनाल से कुरुक्षेत्र 90 किलोमीटर घंटे की चाल से जाती है और 92 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस आती है। यदि पूरी यात्रा में इसे 182 घंटे लगें तो करनाल से कुरुक्षेत्र की दूरी ज्ञात करनी है हमको। तो हम जानते हैं कि इस वाली सवाल में हमारी दूरी जो है यानी डिस्टेंस वो फिक्स है और सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर डी फिक्स है तो जो चाल होएगी उसके व्युत्क्रमानुपाती में टी प्रोपोर्शनल होएगा। तो अगर हमको हमारी स्पीड 90 और 92 दी है, 90 और 92 ये हमारी स्पीड है तो टाइम हमारा उल्टा आएगा यानी कि 46 और 45 रेशियो में आएगा। ये रेशियो हो गया 46 और 45 टाइम का, जो कि हमारा दिए हैं टोटल 182 घंटे लग रहे हैं तो हमारा आ गया 91 बराबर 182। एक यूनिट बराबर आ गया 2 तो 46 बराबर आएगा हमारा 92 और 45 बराबर 90। कुल दूरी पूछी है तो हमारा ये स्पीड पहले 90 थी और अब जो समय आया वो 92 आया, या इधर स्पीड 92 थी तो इधर समय आया 90। चाहे इसका इसमें गुणा करा लो और चाहे इसका इसमें गुणा करा लो तो 90 और गुणे 92 ये हमारा आंसर आएगा 82 80। ये पहला आंसर हमारा सही होगा। इस सवाल में दिए 180 किलोमीटर घंटे की चाल से चलने वाली 875 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 64 सेकंड में पार करती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 180 को पहले हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम जानते हैं कि 18 बराबर होता है, हम जानते हैं कि 18 बराबर होता है 18 किलोमीटर प्रति आवर बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 18 दाम 180 यानी कि 5 दाम
50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो 64 सेकंड में तय की गई दूरी 50 गुणे 64 कितना आ गया? 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 2 32, 32 टू 3220 आ गया। अब अगर हम इसमें 875 घटा देंगे तो जब इसमें 875 जाएगा हमारा तो क्या आंसर आएगा? 5 में 0 में 5 गए 5 बचा, और 11 में 7 गए 4 बचा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आएगा हमारा 3200, यहाँ पे हमारा आएगा 3200। तो 3200 में 875 गया तो हमारा आंसर आएगा 2325। एक नाव धारा की दिशा में 32 घंटे में 288 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में 31 घंटे में 217 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो जल की गति हमको बतानी है। तो 288 बटे 32 और 217 बटे 31। तो यहाँ पे धारा की दिशा में जो हमारा चाल आएगी वो आएगी कितनी? 9 दूनी 18, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति हावर। और धारा की विपरीत दिशा में जो हमारी चाल आएगी वो 7 किलोमीटर प्रति आवर आएगी। तो हम जानते हैं कि इसमें जो है नाव की गति और धारा की गति दोनों ही शामिल है। मतलब ये नाव की गति और धारा की गति इसमें दोनों ही शामिल है। इसमें नाव की गति और धारा की गति का अंतर है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 9 में 7 घटा के 2 बचेगा, उसका आधा आधा कर देंगे। आधा आधा करने के बाद जो हमारी जल की गति आएगी वो 1 आएगी। कितनी आएगी? 1। आधा आधा करने के बाद अगर 7 1 8 जो है हमारी, उसकी नाव की गति आ जाएगी और 1 जो है धारा की गति आ जाएगी। यही आंसर है 1। उस बेलन का आयतन हमें याद करना है जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? हम बेलन का आयतन जानते हैं कि क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई बराबर 22/7। आर हमारी 11 दी हैं, तो 11 गुणे 11 गुणे 14, 7 दूनी 14। अब इसको हम हल करेंगे तो 5 2 7 4 3 7 पहले ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 से 14 तो 7 से कट ही गया। अब हम यहाँ पे अगर हम 11 का मल्टीपल भी चेक कर लेंगे तो 5 2 7 4 3 7, इसमें ये 11 का मल्टीपल है। 5 2 7 4 4 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 7 6 4 10, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 5 10 4 2 6, ये भी 5 2 7 5 4 9, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो यानी कि हमारा आंसर पहले ही होगा। अगर ऐसे सवालों में हम 11 का मल्टीपल भी चेक करते हैं। इन तीनों सवालों को हम एक ही तरीके से करेंगे। एक किताब में इसमें क्या है? क्रमिक छूट दी जा रही है। तो एक किताब पर 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। तो प्रतिशत में शुद्ध छूट क्या है? तो हम जानते हैं कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 से 4 में जा रही कोई चीज़। 30% की छूट है, यानी कि 10 से 7 में जा रही है। और 10% की एक और छूट है, तो 10 से 9 में जा रही है। अब हम ये कट रहा है 2 से, तो ये 5 से। 5 25 250, 7 दूनी 14 और 14 9 126।
14 नवैया 126। अब चाहे तो एक बार 2 से काट दें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 126, 2 छक्का का 12, 2 3 63। कितने की छूट है? तो छूट है हमारी 125 और 63। 125 में कितने की छूट है? 63, 7, 70, 30 ये 37 और 25, 7 5 12 42 20 62। 62 की छूट है 125 पर गुणे 100। तो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 1 24, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 9 45। ए आंसर 49.60, यही हमारा आंसर होगा। सी और बी एक कार्य को 18 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक काम किया और फिर सी चला गया। बी ने शेष कार्य कितने दिनों में किया? तो सी और बी, सी और बी, सी करता है 18 दिन में और बी करता है 24 दिन में। बी करता है 24 दिन में। तो 18 और 24 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 72। तो 18 चौक 72 और 24 तियाँ 72, यानी कि अगर ये दोनों एक दिन में एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। तो उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, तो 7 अट्ठे 56, टोटल 56 काम हो गया। अगर 56 काम हमारा हो गया है तो बचा कितना काम हमारे पास? केवल 16 काम बचा। केवल 16 काम बचा, क्योंकि 8 दिन में 56 काम इन दोनों ने मिलकर कर लिया। अब क्या है कि सी चला गया है, तो जब सी चला गया है तो बचा बी। बी की इफ़िशियंसी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 16 काम कितने दिन में करेगा? बटे 3। तो 3 पचे 15, 1 सही 5 सही 1/3 आंसर। इतने दिन में रिमेनिंग वर्क बी पूरा करेगा। ये भी सेम सवाल है कि ए 40 दिनों में कार्य कर सकता है और बी समान कार्य 50 दिनों में कर सकता है। तो ए 40 दिन में और बी 50 दिन में, दोनों का एलसीएम 200। तो ए की इफ़िशियंसी 5 आएगी और बी की इफ़िशियंसी 4 आएगी। दोनों ने 5 दिनों तक साथ काम किया है, तो 5 4 9 पन्ना 45। इन दोनों ने 5 दिन में 45 काम कर लिया है। तो 200 में 45 जाएगा, बचेंगे कितने? 40 गए 160, 155। 155 काम बचा, जो कौन कर रहा है? अब ए शेष काम कर रहा है। तो ए की इफ़िशियंसी है 5, यानी कि ए 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 31 दिन में पूरा काम कर लेगा। यही हमारा आंसर है। इस सवाल में 6655 रुपये की राशि ऋण पर ली गई है। इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है? तो हम जानते हैं कि 1 साल में जब वो देगा तो 5 से 6 देगा, और दूसरे साल जब वो देगा तो 25 से 36 देगा। लेकिन कह रहा है कि दोनों बार बराबर बराबर किस्त दे रहा है, तो यानी कि हम ऊपर भी 36 बनाएंगे। ऊपर हम 36 बनाने के लिए 6 से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 छरंग 36। जो हमारा अब अमाउंट है वो ये हो जाएगा 5 3 2 5। 55 बराबर है हमारा 6650, तो 55 बराबर है 6650 बटे 55।
और हमको निकालना है 36 की वैल्यू, क्योंकि हमको प्रत्येक किस्त की वैल्यू बतानी ना, तो हमको 36 की वैल्यू निकालनी है। तो 11 छक्का 66 और 11 पचे 0, 11 पचे 55, ये आ गया। और 11 पचे 55, 12 पंचे 60, 1210 गुणे 36। इसका हम जब गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा पहला वाला। या फिर हम दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं कि 36 आया था हमारे पास, 36 दूसरे वर्ष में आएगा हमारा कितना, 36। तो अब हम तीनों में अगर हम 36 का मल्टीपल चेक करें तो 36 यानी कि जो संख्या कटेगी वो 9 से कटनी चाहिए और 4 से कटनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला ऑप्शन है, वो 9 से कट रहा है। 4 3 7, 5 6 11, 11 7 18, यानी कि 9 से कट रहा है। 4 4 8, 5 5 10, बी भी 9 से कट रहा है। लेकिन सी 4 2 6, 5 6 5 11 6 17, सी नहीं कट रहा है और डी भी नहीं कट रहा है। लेकिन अगर 9 से कट रहा है तो ये 36 4 का भी मल्टीपल है, तो 4 से देखो बी वाला आंसर नहीं कट रहा है, ए वाला कट रहा है, तो ए हमारा सही आंसर ही होगा। ये हम मल्टीपल से चेक करने की बात कर रहे हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाएं। यहाँ दिए एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा गया है कि 3993 रुपये की 3 समान किस्तों का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान किया जाना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। अब यहाँ पे हमको किस्त का मान दे देना है कि 3993 रुपये 3 समान किस्तों में, मतलब हर साल जा रही है। तो यहाँ क्या होगा कि हमारे पास जो ब्याज दी है वो 10% दी है, यानी कि पहले साल 10 से 11 होएगी। पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 100 से 121 और तीसरे साल 1000 से 1331 ये होएगी। अब हम क्या करेंगे, तीनों साल को बराबर करेंगे, यानी कि यहाँ हम 11 से गुणा कराएंगे और यहाँ हम 121 से गुणा कराएंगे। तो हमारे पास जो मूलधन की राशि है वो आएगी, यहाँ जब 121 से गुणा कराएंगे तो यहाँ आएगा 1210, यहाँ आएगा 1100 और 1000, ये 1000 ये वाला। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, 0 1 2 1 3 और 3। हमारे पास जो 1331 की जो वैल्यू है वो 3993 दी है, 3993, यानी कि ये 3 गुना जा रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3331 में अगर हम 3 का गुणा करा दें तो हमारा जो मेन आंसर आएगा मूलधन वो 9930 आएगा। यही हमारा आंसर है। इस सवाल में एक बॉक्स में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल वर्गों के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि 1080 है। सभी मूल वर्गों के सिक्के बराबर हैं। बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि 1 2 और 5 तीनों सिक्के 1 1 हैं, तो हमारी जो राशि होगी वो 1 + 2 + 5, यानी कि हमारे पास जो रुपए होएगा 5 2 7 1 8 यूनिट होएगा, जो कि हमारा दिए हैं 1080 बटे 8। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 एकम 8 और 2 8 त्रिक 24, 8 पन 40, यानी कि 1 हमने माना था और हमारी 1 की वैल्यू 135 आ रही है। तो बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी, तो एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। टोटल सिक्के हम 3 हो गए ना भाई, 1 का 1 हो गया, 2 का 1 हो गया, 5 का 1 हो गया, टोटल सिक्के हो गए 3।
तो 135 में अगर हम 3 की गुणा कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 13, 3 एकम 3 1 4। तो हमारे पास 3 से गुणा कराने के बाद जो सिक्कों की संख्या आएगी वो आएगी 405। इस सवाल में क्या है, एक दुकानदार के पास दूध की 3 अलग अलग किस्में हैं। पहली किस्म के 493 लीटर हैं, दूसरी किस्म के 551 लीटर हैं और तीसरी किस्म के 609 लीटर हैं। तो समान आमाप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या हमको बतानी है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, 493, 551 और 609 का HCF निकालेंगे। तो ये अंतर है 58 का, ये भी अंतर है 58 का। अब हमारा जो HCF होएगा या तो वो 58 होएगा या 58 का कोई मल्टीपल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 58 से एक संख्या कटेंगी नहीं, तो इसका कोई मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल क्या होएगा 58 का, वो है 29 या तो 2। तो 29 जो है हमारा HCF आ जाएगा, 29 हमारा HCF आ जाएगा। और हमको बोतलों की न्यूनतम संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे, 29 से 493 को 29 से डिवाइड करेंगे, प्लस 551 को 29 से डिवाइड करेंगे, प्लस 609 को 29 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे हमारा ये आएगा कितना, 17। ये आएगा हमारा कितना, 19। और ये हमारा आएगा कितना, 21। तो 17 प्लस 19 प्लस 21 जो हमारा आंसर आएगा वो है 57। यही हमारा राइट आंसर है। पहले तो इस सवाल में ये पूछा है कि एक बाल्टी में 2 द्रव हैं, ए और बी का अनुपात 12:13 है। इसमें 100 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और फिर इसमें 100 लीटर द्रव बी से भर दिया जाता है। अब अनुपात बदलकर 7:8 हो जाता है। द्रव बी की आरंभिक मात्रा याद करनी है। अच्छा, द्रव बी की हमको आरंभिक मात्रा याद करनी है, तो बी का हम देख रहे हैं कि 13 अनुपात दिए हैं, 13 दिए हैं। तो अगर हम 13 का मल्टीपल भी चेक करेंगे तो यहाँ 13 का मल्टीपल केवल ए ही है, यही है 13 का मल्टीपल। बाकी अगर इसको हम लगाना चाहेंगे तो लगाएंगे कैसे, तो हम ये देख रहे हैं ए और बी का अनुपात 12:13 है, टोटल है 25 मिक्सचर और द्रव बी से भर दिया जा रहा है। तो हम ए क्या कर लेंगे, ए फिक्स रखेंगे क्योंकि चेंज तो बी हो रहा है, तो ए हम फिक्स रखेंगे, यानी कि 25 में 12 में 25 ए है, ए 25 में 12 ए है। और अब हम निकाल कर बदल रहे हैं, तो यानी कि हम माना एफ बदल रहे हैं, जो कि अब हमारा ए कितना हो गया, वो 7:8 के अनुपात में हो गया, यानी कि अब ए जो है 7 अनुपात टोटल कितना है 15, ये हो गया 15। तो एफ बराबर हमारा क्या आएगा, एफ बराबर आएगा 7/15 गुणे 25/12। ये 3 से गया, ये 5 से गया, 7 पन्ना 35 और 12 3 35/36 ये रहा। यानी कि जो गैप आएगा हमारा वो 1/36। तो एक की वैल्यू है हमारी 100 लीटर। एक जो हमने द्रव बी से भरा है वो हमारा, ये तो ए है ना, तो जो हमने बी भरा है वो तो 100 है, 100 यानी कि एक बराबर है 100। तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी आएगी, वो 3600 आएगी, 3600। और हमारा इनिशियल कितना था 12 13 यानी कि 25। अब हमको 13 की वैल्यू निकालनी है, तो 25 चौको 100 और 3 चौको 12, 36, 25 चौको 100 और 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12, 13 14 144। 144 में अगर हम 13 की मल्टीपल कराएंगे, 144 में अगर हम
13 की मल्टीपल कराएंगे तो 13 चौको 52 के 2, 13 चौको 52 और 2 52, 5 57 और 13 इक्कम 13 5 18, यही आंसर आएगा हमारा। ये इस क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या हमको बतानी है जो 11, 15, 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 दे रही है, और उसी संख्या को अगर 9 से विभाजित करता है तो शेषफल क्या होएगा। तो पहली बात, हमको 11, 15 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ क्या होएगा, एलसीएम आएगा 11 गुणे 15 में 3 और 5 का मल्टीपल बड़ा है, यानी कि 5 तो आएगा हमारा, और 12 में 3 का सबसे बड़ा मल्टीपल यानी कि 3 भी है और 4 भी है, 3 भी है और 4 भी है। तो ये आएगा हमारा एलसीएम, 4 तियाँ 12, 5 60 और 11 छक्का 66, यानी कि हमारा एलसीएम आएगा 660। और शेषफल 7 प्राप्त हो रहा, तो ये तो सभी इसको विभाजित करेंगे, यानी कि +7, ये हमारी होएगी 6 6 7 667 हमारी संख्या होएगी। अब इसको हम 9 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 9 सत्ते 63, 3 और 9 चौका 36, यानी कि एक रिमाइंडर आएगा हमारा। यही हमारा आंसर है, डी। इस क्वेश्चन में दिए हैं, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है। एक अन्य छात्र है जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, उत्तीर्ण अंक बराबर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, तो 20% प्राप्त कर रहा है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण होना रहा, यानी कि 5 और होते तो वे उत्तीर्ण हो जाता। यह है 20% बराबर। दूसरा केस क्या है, एक अन्य छात्र है जो अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त कर रहा है और वे उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। 20 अधिक प्राप्त कर रहा है, यानी कि अगर उत्तीर्ण केवल होना हो तो यानी कि 20 अगर कम भी लाएगा तब भी उत्तीर्ण हो जाएगा। क्यों, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो 20 में 30 माइनस का 10% आ गया हमारा, बराबर माइनस का 25। तो हम देख रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल, 10% बराबर है 25। अगर हम 5 निकाल लें कितना परसेंट होगा, तो 10% है 25। तो इसमें अगर हम 5 की भाग लगा दें तो 5 25, 5 दूनी 10, 2% आएगा। 2% बराबर हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि 20% पे वो अनुत्तीर्ण होना था और 5 अगर और होते उसके पास तो वो उत्तीर्ण हो जाता। तो 2% की वैल्यू हमारी 5 है, यानी कि उसको 22% अंक प्राप्त होने चाहिए। यही आंसर है हमारा। इसमें सवाल में दिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, जिसमें से 2% मत अवैध हैं। एक उम्मीदवार को 92 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 75% है। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। तो वैलिड वोटों का 75%, वैलिड वोटों का 75% है हमारा 92 61, क्या है 92 61 75। तो ये हमारे आ जाएंगे वैलिड वोट की, टोटल इतने वैलिड वोट हैं हमारे। फिर वैलिड वोट में क्या था, 2% मत अवैध थे, तो यानी कि ये इतना जो है पूरा हमारा कितना होएगा, 98 होएगा। ये हमारा पूरा 98 होएगा। तो हम फिर से 100 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 92 61 बटे 75 गुणे 100, ये हमारा 98 के बराबर है। तो हम फिर से 100 निकालेंगे,
ये हमारे 75% मत के बराबर है कि 75 लोगों ने मत डाला था। तो ये पूरा 75 के बराबर है। तो अब हम फिर से 100 निकालेंगे तो हमारी पूरी वैल्यू आ जाएगी कि कितने लोग इनरोल्ड हुए थे। तो ये 25 से 3 बार काटा, ये 4 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, और ये 21 का क्यूब है, 21 का क्यूब है ये। तो ये 1 3 गया, 1 3 गया, यानी कि 21 का क्यूब है तो 7 गुणे 7 गुणे 21, ठीक है। अब ये 98, तो 7 7 49 दूना 98, 2 बार चला गया, 2 से 1 बार ये चला गया, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 दूनी 16, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। इस सवाल में जो आंसर होगा उसका सूत्र है 3 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, 3 गुणे 3.14 गुणे 36 गुणे 36, जो आए आंसर सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वही इसका आंसर है। हमारे ख्याल से सी आंसर होना चाहिए बस।